हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फास्टा। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की सीरीज है। आई होप कि आपने पहले के लेक्चर देखे होंगे ताकि एक कनेक्टिविटी बैठ सके, आपको समझ में आए कि क्या क्या टॉपिक चल रहे हैं। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप पहले के लेक्चर देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम फास्टा पढ़ने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं कि फास्टा क्या होता है। तो देखिए, सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल क्या क्या होते हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट किसे बोलते हैं ये बात हम कर चुके हैं। तो फास्टा एक सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है जिसमें हम या तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ले सकते हैं या प्रोटीन का सीक्वेंस ले सकते हैं, और उन सीक्वेंस को जो ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस में सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो आखिर हमें कंपेयर या मैच करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ये सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है, तो मेरे पास ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का डीएनए में मतलब सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको मैं नाम दे देती हूँ ए। ठीक है, तो मैं इस सीक्वेंस का ऑर्डर पता कर रही हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा डेटाबेस में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है डेटाबेस, इससे मैं कंपेयर कर रही हूँ इसके सीक्वेंस को। तो ऐसा मुझे क्यों करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपने कोई नया बैक्टीरिया ढूंढा, कोई नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा। ठीक है, अब आपको नहीं पता है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं नए की बात कर रही हूँ तो ऑफकोर्स कि वो नया है, वो आप इसी बेसिस में कह रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पहले कहाँ पर है, आपने उसको नहीं देखा था। ठीक है, तो अब उस ऑर्गेनिज्म को आप जानना चाहते हो कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में डिटेल्स चाहते हो। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि पहले उसका आप जीनोम देखो। अब उसका जीनोम जो है या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। ठीक है, अगर डीएनए है तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो उन न्यूक्लियोटाइड का आप सीक्वेंस पता कर लो। ठीक है, जैसे आपने इस यहाँ पे ये जो डीएनए है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है, तो आपने सीक्वेंसिंग करवाई और उससे आपने इसका सीक्वेंस पता कर लिया। तो अब आपको पता चल गया कि इस डीएनए में सपोज करिए ये ऑर्डर में न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट है। तो अब आपको सीक्वेंस पता चल गया, तो आप ये देखना चाहते हो कि ये जो सीक्वेंस है, मेरे पास जो डेटा प्रेजेंट है, मेरे कंप्यूटर में जो डेटाबेस प्रेजेंट है, उन डेटाबेस में से कहीं पर ये जो सीक्वेंस है किसी से मैच करता है क्या, या किसी बैक्टीरिया, किसी फंजाई, किसी के वायरस से मैच करता है क्या। अगर मैच करता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो जितने भी बैक्टीरिया के जीन डीएनए आपके पास है आप उन सबसे मैच करवाओगे। ठीक है, और मैच करने को ही हम बोलते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, तो आप ये करवाओगे और देखोगे कि कितने सीक्वेंस हैं जो मैच हो रहे हैं या कोई सीक्वेंस मैच भी हो रहा है कि नहीं। उससे मैच करने का फायदा ये है कि आप इस बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हो कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है या फिर किसके साथ होमोलॉजी सीक्वेंस रखता है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, तो इसकी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। तो ये तो हो गया एक एप्लीकेशन। इसी की तरह बहुत सारे एप्लीकेशन है जब आप सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल यूज करते हो। तो इन्हीं सीक्वेंस को अलाइन करने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं, तो वन ऑफ द टूल इज फास्टा, जिसको हम फास्ट ऑल भी कहते हैं। इसके पहले हमने ब्लास्ट पढ़ा था, तो ब्लास्ट भी एक सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल ही है। तो यहाँ पर हम फास्टा के बारे में जानेंगे। सो फास्टा जो है वो पहला डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्च टूल है। उसके बाद ब्लास्ट आया है। फास्टा पहले आया है, यानी फास्टा को पहले देखा गया, फिर उसके बाद जो है ब्लास्ट को हमने ब्लास्ट के थ्रू सीक्वेंसिंग यानी सिमिलैरिटी सर्च किया। ठीक है, तो फर्स्ट डेटाबेस जो होता है सिमिलैरिटी सर्च का जो टूल अवेलेबल था वो है फास्टा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो गया था प्रोटीन का, न्यूक्लियोटाइड का, तो उन सभी डेटा के लिए हमें फास्टा की जरूरत पड़ी थी। ओके, तो ये बात समझ में आए। अब फास्टा के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। जैसे फास्टा को हम प्रोनाउंस करते हैं फास्ट, जिसका स्टैंड मतलब जिसका एब्रीविएशन जो है वो फास्टॉल होता है। तो इसमें हम प्रोटीन और डीएनए दोनों के ही सीक्वेंस को अलाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर है ये। तो हम यहाँ पे क्या अलाइन करते हैं, सीक्वेंसेस को। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था लिपमैन और पियर्सन ने 1985 में।
अब जो हमारा फास्टा है ना, वो एक हैशिंग स्ट्रेटेजी को यूज करता है, ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये बड़ा सा डीएनए है ये बड़ा सा डीएनए है और डीएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब इस बड़े से डीएनए को मेरे जो डेटाबेस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे डीएनए प्रेजेंट है, मतलब बैक्टीरिया का ही सिर्फ अगर एग्जांपल लूं तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है जिनका जीनोम, जिनका डिटेल, यानी जिनका मेरे पास डेटाबेस में प्रेजेंट है उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो मैं इसको मैच करवाने की कोशिश करूंगी, यानी अलाइन करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, मेरे लिए एक टारगेट डीएनए है जिसको मुझे इन डेटाबेस में से अलाइन करवा के देखना है कि क्या इसमें जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो किसी से अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये मुझे देखना है। पर ये मुझे बताइए कि इतना बड़ा जो डेटाबेस है, मतलब इतना बड़ा जो डीएनए का सीक्वेंस है, वो अगर मैं अलाइन करवाने जाऊंगी तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मतलब चांसेस कम है कि ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर अलाइन हो जाए, राइट। लेकिन अगर मैं इस बड़े से डीएनए के अगर छोटे छोटे पार्ट्स कर लूं या छोटी छोटी लेंथ में इसको डिवाइड कर लूं, जैसे एक ये पोर्शन, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये, तो यानी कि शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बना दूं इस डीएनए के, ठीक है। और फिर उनमें से मैं एक ये शॉर्ट वाला फ्रेगमेंट को चूज करती हूँ और इस फ्रेगमेंट को मैं अपने डेटाबेस में अलाइन करवाऊंगी। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो इधर पे अलाइन कर लेगा या इधर अलाइन कर लेगा, इधर अलाइन कर लेगा, यानी कहीं ना कहीं से ये किसी ना किसी के साथ अलाइन जरूर कर लेगा, है ना। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दूसरा वाला, ये सेकंड वाला मैंने फ्रेगमेंट चूज किया और इसको अलाइन करवाया, तो हो सकता है कि ये वाला इधर पर अलाइन कर जाए, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं कोई तीसरा वाला चूज करती हूँ, जैसे सपोज करिए ये वाला, तो हो सकता है कि ये जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पर अलाइन कर जाए और हो सकता है यहाँ पर भी अलाइन कर जाए, पॉसिबिलिटी है। पर आपको इस तरीके से जब वो अलाइन कर लेगा तो जहां पे आपको मैक्सिमम अलाइन करने का दिखेगा कि कहाँ पर जो सीक्वेंस है वो अलाइन हो रहा है, आप उसको चूज कर लोगे, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको बहुत इजी तरीके से मैचेस मिल जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स हमने डीएनए के क्रिएट किए हैं ना, इन्हीं शॉर्ट फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं के ट्रुपल्स, और इन्हीं को हम के टप्स भी बोलते हैं। यानी आप के टप्स भी बोल सकते हो इसको और के ट्रिपल्स भी बोल सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रेच तैयार कर रहे हैं। तो के ट्रिपल्स क्या है, शॉर्ट स्ट्रेच जो है वो बन रहा है। अब ऐसे है कि ये जो है, ये जो लेंथ आपने बनाई इसका, जैसे मैं बोलूं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर देखिए एक ये लेंथ है, ठीक है। तो इसी का एक ये प्रिपेयर किया, दूसरा ये, यानी इसी साइड का यही शॉर्ट फ्रेगमेंट जो है वो बहुत सारा हमने प्रिपेयर कर लिया, ताकि हम सभी डेटा में जितने भी सीक्वेंसेस है उन सब से अलाइन करवा सके, इधर भी अलाइन करवा सके, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इसीलिए ये आइडेंटिकल रेसिड्यू बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये जो शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेस हैं, इनके आइडेंटिकल रेसिड्यू है जो यहाँ पर हम अलाइन करवाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं के ट्रिपल्स या के टप्स भी बोल सकते हैं। अब इस टर्म से आप फैमिलियर होंगे, क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमने जो डेटाबेस सिमिलरिटी सर्च का हमारा जो वीडियो था, वहां पर के ट्रिपल्स, के टप्स और वर्ड्स क्या होते हैं इनके बारे में हमने एक जनरल डिस्कशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्लास्ट होता है हमारा, ब्लास्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो ब्लास्ट में जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ड्स। अब ये वर्ड्स क्या है, ये भी डीएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ही होते हैं। तो ये जो डीएनए के शॉर्ट फ्रेगमेंट्स है उसी को हम वर्ड्स बोल रहे हैं जब हम ब्लास्ट की बात करते हैं। लेकिन जब हम फास्टा की बात करते हैं तो फास्टा में हम बात करते हैं के ट्रिपल्स या फिर हम बात करते हैं के टप्स, दोनों में से कोई भी एक चीज बोलोगे चलेगा, ठीक है। अब वर्ड्स और के ट्रिपल्स में डिफरेंस ये है कि जो के ट्रिपल्स होते हैं ये वर्ड्स से शॉर्टर लेंथ होती है, इनकी शॉर्ट लेंथ होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये पूरा बड़ा सा डीएनए है तो उसमें आपने इतना बड़ा वर्ड क्रिएट किया, ठीक है, ये शॉर्ट फ्रेगमेंट ही है डीएनए का जिसको हम वर्ड बोल रहे हैं, तो आपने ये क्रिएट किया। तो जो के ट्रिपल्स होंगे वो इससे भी छोटे होंगे, मतलब मान लीजिए इतना फ्रेगमेंट।
तो इसको हम क्या बोल देंगे, के ट्रिपल। ये जो इतना सा फ्रेगमेंट आया है उसको हम बोल देंगे के ट्रिपल्स, और ये जो सेगमेंट है इसको हम बोल देंगे वर्ड। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आया कि वर्ड्स जो होते हैं इनके जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है यानी जो फ्रेगमेंट है वो कंपेयर टू के ट्रिपल्स जो है वो ज्यादा बड़े होते हैं, और जबकि के ट्रिपल जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्टर लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हम के टप्स यूज करते हैं प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए उसमें दो अमीनो रेसिड्यूज आते हैं। दो रेसिड्यू मतलब प्रोटीन किससे बने, अमीनो एसिड, तो हम बोल देंगे कि दो अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। लेकिन जैसे ही हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए के केस में जो हमारे के टप्स हैं वो 6 रेसिड्यू या फिर 6 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। बहुत ही सिंपल सा फंडा था कि मैंने क्या बोला आपको कि अगर हम बात करेंगे प्रोटीन्स की तो यहाँ पे जो के टर्ब्स होंगे वो कितने, 2 अमीनो एसिड होंगे। और अगर मैं न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूं या डीएनए की बात करूं तो उसमें 6 न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये के टर्ब्स की वैल्यू होती है। वैल्यू नहीं मतलब कि एक हम इतना एस्टिमेट करके चलते हैं, जनरली ये लेंथ जो है प्रिफर की जाती है ताकि एग्जैक्ट मैच हो सके। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोटीन के दो न्यूक्लियोटाइड को चूज करते हो, सॉरी प्रोटीन के अगर दो अमीनो एसिड को चूज करते हो तो यहाँ पे मैच करवाना इजी हो जाएगा। वैसे ही डीएनए के अगर 6 न्यूक्लियोटाइड का के ट्रिपल बनाते हो तो एग्जैक्ट मैच पाना इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जितने ज्यादा के ट्रिपल की वैल्यू होगी उतना ही लेस बैकग्राउंड होगा, और लेस बैकग्राउंड का मतलब है कि जो एग्जैक्ट मैच होने के जो चांसेस हैं वो हाई होंगे। मैच एग्जैक्ट मैच आपको हाई मिलेंगे तो जो एरर है वो कम मिलेगा। ठीक है, ये बात आप रिलेट कर पा रहे हो ना, कि जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया है, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, अब इसमें मुझे के टपल्स बनाना है। ठीक है, तो अब मैंने के टपल्स बनाने के लिए लेट सपोज क्या किया कि एक मैंने मान लीजिए इतना बड़ा बना दिया और दूसरा वाला मैंने इतना, तो ये क्या हो गया, 2 के ट्रिपल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो जब ये दो दो भी तो बड़ा है, ये दो को जब मैं यहाँ पे अलाइन करवाऊंगी तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होगी एग्जैक्ट मैच मिलने में। लेकिन अगर मैं इसी को के ट्रिपल को और कम कर दूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये इतने छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना दिए। ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 7। तो जितना ज्यादा के ट्रिपल का वैल्यू होगा उतना ज्यादा मुझे एग्जैक्ट मैच मिलेगा, और एग्जैक्ट मैच मिलेगा तो एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस एरर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। जब मैं फास्टा या फास्ट ऑल बोलती हूँ तो जो फास्टा का फाइल फॉर्मेट होता है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन के सिंगल लेटर कोड को बताता है। तो जब भी आप फास्टा में किसी जीन को खोलोगे और उसको फाइल फॉर्मेट देखोगे, जैसे यहाँ पर एक जीन है जिसका नाम है पेयर्ड बॉक्स 6 जीन, जिसको हम पैक्स 6 बोलते हैं। ये होमोसेपियन का जीन है यानी ह्यूमंस का जीन है। तो देखोगे कि इसका सीक्वेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है, इस सिंबल के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो जो ऊपर वाली लाइन होती है वो आपको इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द जीन, तो इसको हम हेडर बोलते हैं। उसके बाद नीचे वाला बॉक्स जो आपको सीक्वेंस बताता है उस पर्टिकुलर जीन का, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरह का जो है फास्टा फाइल फॉर्मेट आपको दिखता है, और इस तरह का यानी फास्टा फाइल फॉर्मेट जो है ना आप दूसरे डेटाबेस में भी यूज करते हो, जैसे कि ब्लास्ट। पहले आप ब्लास्ट करते हो और ब्लास्ट करने के बाद जो है आप फास्टा पे मूव कर जाते हो। ठीक है, तो ब्लास्ट के बाद भी हम फास्टा को यूज करते हैं, यानी दूसरे डेटाबेस में भी फास्टा का यूज होता है। ठीक है, अब फास्टा करते कैसे हैं, मतलब फास्टा मैंने आपको बताया कि वो एक हैशिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, लेकिन कैसे, तो ध्यान से समझिए कि इसका मेथड कैसा है। तो मान लीजिए कि आपके पास 2 अमीनो एसिड के सीक्वेंस है जिसको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपका क्वेरी सीक्वेंस हो गया। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है वो आपके डेटाबेस में प्रेजेंट है और दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो आपके पास 2 अमीनो एसिड की सीक्वेंस आ गई। ठीक है, फिर आप कंस्ट्रक्ट करते हो हैशिंग टेबल, और हैशिंग टेबल कैसे मिलता है, एक कॉलम में आप पूरे अमीनो एसिड लिख लेते हो और दूसरे कॉलम में आप
पहले अमीनो एसिड के सीक्वेंस और दूसरे अमीनो एसिड के सीक्वेंस की पोजीशंस को लिखते हो और फिर ऑफसेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। कैसे, अब मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो दो सीक्वेंस है इनके अमीनो एसिड आप लिख लेते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कोई भी अमीनो एसिड जो है वो रिपीट ना हो। जैसे आपने ए है तो आपने यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है। फिर आपने ये डी है तो फिर आपने यहाँ पे डी लिख लिया। फिर ये जी है तो यहाँ पर भी जी है, ये रहा अपना जी, ये रहा जी, तो आपने यहाँ पे जी लिख दिया। फिर एल है तो फिर आपने एल लिख लिया। फिर ये एम, पी, तो ये एम लिख दिया, पी लिख दिया और एन लिख दिया। एन कहाँ पर, यहाँ प्रेजेंट है। फिर एस लिख दिया आपने, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये टी लिख दिया जो आपने यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने देखिए सेकेंड वाले सीक्वेंस का जी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले सीक्वेंस में जो जी है, जी स्टैंड फॉर ग्लाइसिन, वो ऑलरेडी हमने लिख दिया था। सेकेंड वाले में पी है यानी प्रोलिन है, यहाँ पे भी प्रोलिन है तो हम पी पहले ही लिख चुके हैं, तो इसलिए हमने रिपीट नहीं किया। फिर ये डी भी हम लिख चुके हैं, इसलिए हमने इसको रिपीट नहीं किया। सिमिलरली ए हम लिख चुके हैं, इसलिए हमने इसको रिपीट नहीं किया। तो यानी कि कोई भी अमीनो एसिड जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये अमीनो एसिड पूरा का पूरा लिख देना है एक कॉलम में, ठीक है। फिर आपको देखना है कि जैसे मैंने ए अमीनो एसिड लिखा, तो पहले वाले सीक्वेंस में ए अमीनो एसिड कहाँ प्रेजेंट है, तो ये पोजीशन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो ए अमीनो एसिड जो है पहले सीक्वेंस में फर्स्ट पोजीशन में है, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। सेकेंड वाले सीक्वेंस में सिक्स पोजीशन पे है, तो आपने 6 लिख दिया। अब यहाँ पे डी अमीनो एसिड आप देखोगे तो फर्स्ट वाले सीक्वेंस में फिफ्थ पोजीशन पे है, तो आपने यहाँ लिख दिया। सेकेंड वाले में सेकेंड वाले में जो डी अमीनो एसिड है वो फोर्थ वाले पोजीशन पे है, तो आपने यहाँ लिख दिया। जी अमीनो एसिड को देखोगे तो फर्स्ट वाले सीक्वेंस में ये सिक्स पोजीशन पे है और सेकेंड वाले सीक्वेंस में फर्स्ट पोजीशन पे है। एल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले सीक्वेंस में एल सेवेंथ पोजीशन पे है, लेकिन सेकेंड वाले सीक्वेंस में तो एल प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, डैश, ठीक है। जहां पे प्रेजेंट नहीं है वहां पे आपको डैश लगाना है, और इस तरीके से आप सबकी पोजीशंस लिख दोगे, ठीक है। जैसे ही आपने एक बार पोजीशन लिख दी तो अब आपको ऑफसेट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ऑफसेट वैल्यू क्या है, जो आपको पोजीशनल डिफरेंस बताती है। कैसे, अब यहाँ पे आपको सीक्वेंस 1 का जो पोजीशन है वो माइनस करना है सीक्वेंस 2 के पोजीशन के साथ। तो सीक्वेंस क्या है, 1 है, ठीक है, माइनस करो 6 के साथ, तो -6 कितना आ गया, -5। तो ऑफसेट वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -5। यहाँ पे 5 - 4 1, 6 - 1 5, और जहां पर डैश है, किसी एक पोजीशन पे भी डैश है तो वहां पे डैश ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ऑफसेट वैल्यू को कैलकुलेट कर ली। अब आपको देखना है कि कौन सी ऑफसेट वैल्यू है जो एकदम मैच हो रही है, ठीक है। तो आप देख के भी मुझे बता सकते हो कि कौन सी ऑफसेट वैल्यू है। एक ये वाली है, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, जो मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इनके मैचिंग रेसिड्यू को एक ऑर्डर में लिख दोगे, ठीक है। तो ऑर्डर में कैसे लिखोगे, जैसे पोजीशन सीक्वेंस ए का कौन कौन सा था, ये मैच हो रहा है, ठीक है, ये वाला मैच हो रहा है, यानी ये था, इसका ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, तो आपने क्या कर दिया, 3 4 और 5। तो क्या लिख दिया, 3 4 और 5 फॉर सीक्वेंस 1। सेकेंड वाले पोजीशन का देखोगे, सेकेंड सीक्वेंस का देखोगे तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, यानी 2 3 4। क्या आ गया, 2 3 एंड 4। ये किसके लिए हो गया, सीक्वेंस 2 के लिए हो गया। तो आप देखिए कि सीक्वेंस 1 में 3 पे क्या था, सीक्वेंस 1 के 3 में P है, तो ये रहा P। 4 में है S, ये रहा S, और 5 पोजीशन पे है D, तो ये रहा D। नेक्स्ट अगर आप सेकेंड वाले में देखोगे तो यहाँ पे भी जो सेकेंड वाले पोजीशन पे है वो है P, थर्ड वाले पोजीशन पे जो है वो है S, थर्ड वाले पोजीशन पे है S, एंड फोर्थ वाले पोजीशन पे यहाँ पर है D, तो ये D। तो अब यहाँ पर क्या देखा आपने कि जो हमारे अमीनो एसिड रेसिड्यू है वो मैच कर गया, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में अलाइनमेंट करवाना है दोनों सीक्वेंसेस के बीच में। तो हमारे जो दोनों सीक्वेंस अलाइंड हो रहे हैं वो क्या है, पी एस और डी, पी एस और डी, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो कैसी है, 3 4 5 है, यहाँ पे 2 3 4 है। तो मैं क्या करूंगी, एक जो मेरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस है मैं उसको शिफ्ट कर दूंगी। शिफ्ट इसलिए कर दूंगी ताकि ये जो P है
ताकि ये जो P है, ये P इधर मैच हो जाए, ये S इधर मैच हो जाए और ये D इधर मैच हो जाए। तो मैंने क्या कर दिया, एक शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से सेकंड वाले सीक्वेंस में यहाँ पे पहले डैश आ गया, फिर बाद में मैंने शिफ्ट इसलिए किया ताकि इसका ये वाला अमीनो एसिड वाला रेसिड्यू जो है और ये वाला एंड द थर्ड वन, ये इनके बीच में करेक्ट मैचिंग हो जाए, यानी अलाइनमेंट परफेक्टली हो जाए। तो इसीलिए मुझे सेकंड वाले सीक्वेंस में पहले डैश करना पड़ा और दूसरे वाले फर्स्ट वाले सीक्वेंस में लास्ट में डैश करना पड़ा। तो ये डैश क्या बता रहा है, ये बता रहा है गैप को, और गैप हमने देख चुका है कि गैप क्या होता है। गैप का काम होता है इंसर्शन या डिलीशन को क्रिएट करवाना, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप अलाइनमेंट कर लेते हो, और इसी को बोलते हैं हैशिंग स्ट्रेटेजी, जो फास्टा यूज करता है अपने सीक्वेंस को अलाइन करवाने के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर टूल हैं जो आप आप यूज करते हो अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किसी तरह का कोई काम कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए इसके स्टेप में क्या है, पहला वही स्टेप है अपना कि जितने भी आपके जितने पॉसिबल अनगैप्ड अलाइनमेंट है उनको ढूंढो दो सीक्वेंसेस के बीच में हैशिंग मेथड से। जो मेथड अभी हमने पहले फॉलो की थी उस मेथड से हमको गैप पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें गैप पता चल गया। तो अब हमें ढूंढना क्या है, अनगैप्ड वाले को। तो हमने देखा कि यहाँ पर पूरे सीक्वेंस अलाइंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी डैश आपको दिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये सारे के सारे अनगैप्ड अलाइनमेंट है, यानी इनके बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि जो भी हमारे अलाइनमेंट है उनको हमने स्कोर कर लिया स्कोरिंग मैट्रिक्स और सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से। अब स्कोरिंग मैट्रिक्स और सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स जो है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो जब हम स्कोरिंग मैट्रिक्स और सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स इनको स्कोर कर चुके होते हैं तो उसमें से हमें 10 बेस्ट अलाइनमेंट को सिलेक्ट करना होता है। तो हमने देखिए 10 बेस्ट अलाइनमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमें अलाइनमेंट मिले हैं, तो जितने अलाइनमेंट हमें डायगोनली मिल रहे हैं उनको सिलेक्ट करना है और उन अलाइनमेंट्स को ज्वाइन कर देना है। जैसे ये डायगोनली और ये डायगोनली अलाइनमेंट है, तो हमने इनको कैसे कर दिया, इस तरीके से हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन के बाद एक सिंगल गैप क्रिएट हो जाता है। तो ज्वाइन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है, और इस गैप को ऑप्टिमाइज किया जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू। डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये भी हम पहले की वीडियोस में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका फर्स्ट अलाइनमेंट प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस्ट तरीके से आपने गैप को क्रिएट कर दी, तो आप एक अच्छे से अलाइनमेंट तक पहुंच जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जब हमने गैप्स को क्रिएट कर लिया, यानी कि इस तरीके से जब हमने सभी सीक्वेंस को ज्वाइन कर दिया और हमें एक सिंगल गैप अलाइनमेंट मिल गया, तब हम इसका स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की हमको जरूरत पड़ती है। तो जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर फास्टा के लिए यूज होते हैं वो होते हैं ई वैल्यूज, बिट स्कोर एंड जेड स्कोर। ई वैल्यूज और बिट स्कोर जो है हमने ब्लास्ट में पढ़ लिया है, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और स्टेटिस्टिकल पैरामीटर होता है फॉर फास्टा, दैट इज जेड स्कोर। अब जेड स्कोर क्या है, एक स्टेटिस्टिकल मेजर है जो एक्चुअली में ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितना जो है फार है, कितना दूर है। जब हम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिंपल ये तो क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। कहने का पर्पस ये है कि अगर जेड स्कोर का वैल्यू ज्यादा आता है तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट मैच को बताता है। मान लीजिए आपके पास कोई दो सीक्वेंस है, ठीक है। इस दो सीक्वेंस का आपने सारा प्रोसीजर फॉलो किया, फिर आपने जेड स्कोर निकाला। जेड स्कोर जब आपने कैलकुलेट किया तो दो सीक्वेंस है, इसका जो जेड स्कोर है मान लीजिए कितना आ रहा है, इसका जेड स्कोर 20 आ रहा है, ठीक है। ये कोई पहला सीक्वेंस है, इसका जेड स्कोर 20 आ रहा है। ऐसे ही दूसरा कोई सीक्वेंस है, उसका जेड स्कोर आपको 10 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जेड स्कोर की वैल्यू ज्यादा है। तो जब जितनी ज्यादा जेड स्कोर की वैल्यू होगी हम बोलेंगे कि ये जो मैच है उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और जितनी कम मैच होगा मतलब कि वो वैल्यूज उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है।
तो फॉर अ जनरल कुछ वैल्यूज है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जिनको फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर जेड स्कोर की वैल्यू 15 से ज्यादा आ रही है तो हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारे मैचेस हैं दो सीक्वेंस के, वो एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है और उनके बीच में होमोलोगस रिलेशनशिप है। यानी वो जो दो सीक्वेंस हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 15 आ रही है, ठीक है, ग्रेटर देन 15 यानी कि 20 आ रही है, तो ये जो मैचेस हैं इनके बीच में वो एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है और इनका होमोलोगस रिलेशनशिप है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनके एंसेस्टर कभी कॉमन हुआ करते होंगे, ठीक है। अगर जेड की जो वैल्यू आ रही है वो 5 से 15 के बीच में आ रही है, ठीक है, अगर 5 से 15 के बीच में जेड स्कोर की वैल्यू आ रही है तो हम बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस के पेयर है, ये जो दो पेयर हैं, वो पॉसिबल है कि इनके बीच में कोई होमोलोगस रिलेशनशिप हो सकता है कि इनके एंसेस्टर कभी सिमिलरिटी रखते हो या फिर कोई कॉमन एंसेस्टर हो सकता है। लेकिन अगर जेड स्कोर की वैल्यू लेस देन 5 आ गई, यानी 5 से भी कम आ गई, तो ये लेस सर्टेन हो जाता है, मतलब ये बहुत कम चांसेस है कि दो सीक्वेंस के बीच में कभी कोई रिश्ता हुआ हो या उनके एंसेस्टर कॉमन हो। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, अनसर्टेन होता है, जो बहुत ही मुश्किल होता है इनके रिश्ते को बताने के लिए कि ये दो सीक्वेंस सेम है कि नहीं, ये सिमिलैरिटी रखते हैं कि नहीं, ये बताना बहुत ही अनसर्टेन हो जाता है, लेस सर्टेन हो जाता है, ठीक है, अगर जेड की वैल्यू लेस देन 5 आ रही है। तो हमने तीन वैल्यू देखी, एक में ग्रेटर देन 50, कि अगर जेड की वैल्यू, जेड स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 15 होता है तो क्या होता है, अगर उसकी वैल्यू 5 से 15 के बीच में लाई करती है तो क्या होता है, और लेस देन 5 होती है तो क्या होता है, ठीक है। अब ये वैल्यूज तो मैंने बता दी, लेकिन जेड स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी तो मैटर करता है। तो देखिए, जेड स्कोर कैलकुलेट करने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है जिसमें हम बोलते हैं कि ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। जो भी आपको दो सीक्वेंस दिए जाएंगे उनकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकलेगी वो आप यहाँ पुट करेंगे। फिर ये जो होता है कि डेटाबेस, जो भी आपको डेटा सेट दिया गया था उसका आप मीन वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एंड दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इन सभी वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, फिर जेड स्कोर निकालेंगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। हो सकता है वो वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो सकता है कि वो वैल्यू 5 से 15 के बीच में लाई करे, या फिर लेस देन 5 भी हो सकती है। तो अब इन तीनों में से जो भी वैल्यू आ रही है उसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो जो सीक्वेंसेस है वो एक दूसरे से होमोलोगस रिलेशनशिप रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ। अब जैसे हमने एक ब्लास्ट में उसके वेरिएंट्स देखे थे, वैसे ही यहाँ पर हम फास्टा के वेरिएंट्स देखेंगे। जैसे यहाँ पर फास्टा के वेरिएंट्स में फास्ट ए चला आता है, जिसमें क्वेरी सीक्वेंस डीएनए हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है, और डेटाबेस सीक्वेंस डीएनए हो सकता है और प्रोटीन। मतलब आपके पास मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, ये आपके पास क्वेरी सीक्वेंस है जिसको आप जो है अपने डेटाबेस में चेक करना चाहते हो कि ये कहीं सिमिलैरिटी रखता है कि नहीं। तो जो आप डेटाबेस चूज करोगे सर्च करने के लिए वो क्या होगा, डीएनए होगा। और ये अगर आपने यहाँ पे प्रोटीन लिया है तो ये डेटाबेस सर्च क्या होगा, प्रोटीन होगा। समझ में आया कि डेटाबेस सीक्वेंस क्या है, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा प्रेजेंट है, और क्वेरी सीक्वेंस जिसका हम कंपेयर करना चाहते हैं या फिर अलाइनमेंट ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट है, जब हम फास्ट एक्स या फिर फास्ट वाई, दोनों की अगर मैं बात करती हूँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वहां पे हम क्वेरी सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंसेस को लेते हैं और डेटाबेस सीक्वेंस हमारा प्रोटीन सीक्वेंसेस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है टी फास्ट एक्स या फिर टी फास्ट वाई, अगर इन दोनों में से कोई भी लेते हो तो क्वेरी सीक्वेंस आपका प्रोटीन हो जाता है और डेटाबेस सीक्वेंस ट्रांसलेटेड डीएनए हो जाता है। फिर फास्ट एफ या फिर टी फास्ट एफ अगर आ जाता है तो यहाँ पे जो क्वेरी सीक्वेंस है वो मिक्स्ड पेप्टाइड सीक्वेंसेस होते हैं और डेटाबेस होता है प्रोटीन या फिर ट्रांसलेटेड डीएनए। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपके पास शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट का क्वेरी सीक्वेंस है तो आप जो डेटाबेस चूज करते हो, यानी कि अगर आप उसको डेटाबेस चूज करते हो मैच करने के लिए प्रोटीन या ट्रांसलेटेड डीएनए, तो जो वेरिएंट होगा वो होगा फास्ट एस या फिर टी फास्ट एस। और अगर वेरिएंट टी फास्ट ए है तो क्वेरी सीक्वेंस इस केस में प्रोटीन हो जाती है और डेटाबेस सीक्वेंस डीएनए हो जाता है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा।
आप याद कर सकते हो, 1-2 बार रिकॉल करोगे तो याद भी हो जाएगा और इससे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो हमारा फास्टा होते हैं उसकी क्या एप्लीकेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। वैसे तो हमने कुछ एप्लीकेशन देखे, जैसे कि फास्टा का यूज हम करते हैं जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है सिमिलैरिटी रीजन को बिटवीन दो सीक्वेंस, यानी हमें दो सीक्वेंस को अलाइन करना होता है तो हम फास्टा टूल को यूज करते हैं। अब फास्टा टूल जो है वो ब्लास्ट भी यूज करता है, वो यूटिलाइज करता है फास्टा फॉर्मेटेड सीक्वेंस को, ताकि सिमिलैरिटी जो क्वेरी सीक्वेंस है और जो हमारे पास डेटाबेस में जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उनके बीच में सिमिलैरिटी को पता करने के लिए। अगर हम कोई पीसीआर लगा रहे हैं और उसमें हमें प्राइमर्स को डिजाइन करना है, इन दैट केस हम फास्टा को यूज करते हैं, फास्टा टूल को यूज करते हैं, ताकि हम प्राइमर को डिजाइन कर सके किसी पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। और फास्टा का जो यूज होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, एक ये लार्ज डेटाबेस सीक्वेंस होता है। इसमें हम क्या होमोलोगस सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि कौन सा सीक्वेंस है जिनके बीच में होमोलॉजी प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे ये दो सीक्वेंस हैं, इन दो सीक्वेंस का कितना ज्यादा मैच, कितनी सिमिलैरिटी हमें मिल रही है, उस बेसिस पे हम बताते हैं कि क्या ये होमोलोगस सीक्वेंस है कि नहीं। कभी किसी जमाने में कभी इनके एंसेस्टर हो सकता है कि सेम हुआ हो, यानी सेम ओरिजिन हो और आगे जाके डाइवर्ज हो गए हो, तो उसको हम होमोलोगस सीक्वेंस बोलते हैं। और ये तब होगा जब जेड स्कोर का जो वैल्यू है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 15 आता है, हमने अभी पढ़ा ना। तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो दोनों सीक्वेंस है वो होमोलॉजी रखते हैं। अब फास्टा के थ्रू अगर हमें पता चल गया कि दोनों के बीच में कोई होमोलोगस रिलेशनशिप है, तो हम एक फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उन दोनों सीक्वेंसेस का अलाइन जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो हम उसकी इवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं, उनके रिलेशनशिप को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन हो गए फास्टा के। इसके अलावा भी और भी काफी सारे एप्लीकेशन है फास्टा के, बट दीज आर द मेजर एप्लीकेशन ऑफ फास्टा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फास्टा को कंप्लीट करते हैं। मैंने इसके इम्पोर्टेंट एरियाज, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पोर्टेंट सब पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे इंस्पायर करें, मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट को प्रिपेयर कर सकूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय एवरीवन।